यस, सबको आवाज आ रही है मेरी? नरेश जैन, देखो अभी दिख रहा है क्या तुम्हें? इज इट विजिबल? एक बार बोलो सब लोग। यस। भक्ति, ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ये टेक्निकल इश्यूज के कारण लेक्चर को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। आई होप अब मैं विजिबल हूं। इज आई एम इज सर लाइव? यस, आई एम लाइव नाउ। यस, मेघना, लेक्चर हैज स्टार्टेड। लिंक मेरे लैपटॉप में भी लोकेट नहीं हो पा रहा था। नाउ इट हैज बीन लोकेटेड। यस सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग, जय माता दी सबको। देखो, ये स्पेसिफिकली जो आज का सेशन है आपको समझना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो 10 मार्क है कंप्लायंस मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल चैप्टर के, और अगले सेशन में 10 मार्क रिपोर्टिंग चैप्टर के, वो अच्छे से कैसे सिक्योर करना है, 10 में से मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है, उसके लिए है। आप सबने जो पिछला 20 मार्क का हमारे 2 सेशन हुए थे रिस्क मैनेजमेंट के, वो देखे होंगे मैं अज्यूम करता हूं, और आपको 20 मार्क में मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है ये आप समझ चुके होंगे। रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत परफेक्टली हमने वो स्टडी किया था उस कैप्सूल सीरीज में। अभी हम इस रिवीजन सीरीज में आज के सेशन में इंटरनल कंट्रोल जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 ऑफ योर गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एथिक्स, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आपको समझना है आज के इस सेशन के अंदर, ध्यान रखना, मेरा सिर्फ और सिर्फ बेसिक मोटिव यह है कि जो पूरा इंटरनल कंट्रोल चैप्टर मॉडल में लगभग 28 to 30 पेजेस में है, वो हम लोग क्रक्स में बट हर एक कंसेप्ट को समझकर 10 मार्क में से मैक्सिमम 7 to 8 मार्क्स कैसे सिक्योर कर सके उस पर काम करना है। हमारी एक स्टूडेंट है, उसे इस कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऊपर 20 में से 17 मार्क्स मिले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस 17 तक पहुंचे इस पर्टिकुलर 2 सेशंस में इंटर कंट्रोल के रिपोर्टिंग में। मतलब कैसे स्कोर करना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप कैसे उसे प्रेजेंट करते हो और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हो, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन है, सर इट स्टिल रीड्स सर्वर नॉट फाउंड। नरेश भाई, नाउ आई होप एवरीवन कैन वॉच इट। मैं भी देख पा रहा हूं बेटा। नरेश, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आई एम एबल टू सी इट। मेरे हिसाब से बस उतना ही है। एवरीथिंग इज देयर। विजिबल है तो एक बार थम्स अप करो सबको। विजिबल है? इज इट विजिबल? बेटा आयुषी, तुम्हारा जो सवाल है, आर दिस नोट्स इनफ, ये मैं जवाब कैसे दूं? ये तो तुम जब पेपर लिख के आओगी तब तुम्हें पता चलेगा वेयर दिस नोट्स इनफ और नॉट। नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारे पास प्रोफेशनल का एक्सपर्टाइज नॉलेज है, सीएस प्रोफेशनल की स्टूडेंट हो, यू कैन रेफर टू द पास्ट एग्जाम पेपर्स, यू कैन रेफर टू द आईसीएसआई मॉड्यूल, यू कैन रेफर टू एनी रेफरेंस बुक विच यू वांट, एंड जस्ट मेक श्योर दैट क्या ये नोट्स उन सारे रेफरेंस बुक्स को, आईसीएसआई के मॉड्यूल को बीट करता है कि नहीं। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं ये नोट्स आईसीएसआई के मॉडल को भी बीट करेगा। ऐसे नोट्स है, भले ये आईसीएसआई के मॉडल को बेस लेकर बनाया है, बट दीस नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली keeping in mind the students needs. So rest assured, I'll say you can just take your own, I can say, experience. If you don't have any other knowledge, I'll say take your own experience and you can blindly follow these notes. पेपर में इंटरनल कंट्रोल का कोई भी क्वेश्चन आने दो बेटा आयुषी, मुझसे लिख कर लो। यू विल बी एबल टू राइट इट मोर बेटर इन अ मोर परफेक्ट मैनर। आज का सेशन एंड होने के बाद तुम मुझे बताना, मॉड्यूल का कंपैरिजन करके डेफिनेटली मुझे फीडबैक देना कि सर नोट्स कैसे। हो सके तो यूट्यूब चैनल पर देना, जरूर देना। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। आज हम इंटरनल कंट्रोल में वही पढ़ेंगे आयुषी। डोंट शो, इंटरनल कंट्रोल वही आपको बताता है, यू मस्ट नॉट शो टू मच कॉन्फिडेंस ऑन एनी वन इंडिविजुअल, वेदर ही इज योर टीचर और वेदर इज योर फ्रेंड और योर फैमिली। इंटरनल कंट्रोल के अंदर आज हम वही पढ़ने वाले। सो तुम्हारा ट्रस्ट है वो अच्छी बात है, बट आज इंटरनल कंट्रोल में वही पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनल कंट्रोल चैप्टर है जो मॉड्यूल में लगभग 20 to 30 पेजेस में, मैंने यहां पर 11 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ये 11 पॉइंट्स आप कर लोगे 10 मार्क। अब देखोगे 11 पेजेस में नोट्स है। फर्स्ट पेज में पूरा सिनॉप्सिस दिया है मैंने, मतलब 10 पेजेस 10 मार्क। आप इसे कैसे समझोगे? 10 पेजेस 10 मार्क। ये चैप्टर कितने मार्क के लिए आने वाला है? 10 मार्क्स फॉर श्योर।
तो आपको उस तरह से अपना 10 पेजेस 10 मार्क्स, और सर ने कहा है ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मुझे एक सवाल का जवाब दो सब लोग। लेट मी सी योर नॉलेज फर्स्ट। मुझे बोलो सब लोग, जब हम इंटरनल कंट्रोल चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो मुझे आप लोगों से जानना है कि भैया इंटरनल कंट्रोल, लेट मी सी योर प्रिपरेशन सो फार। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बारे में आपका क्या विचार है? पहले मुझे आप बोलो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू यू। पहले आप कमेंट करोगे वन बाय वन। पहले आप कमेंट करोगे व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आपके हिसाब से क्या है? इंटरनल कंट्रोल आपके हिसाब से क्या है? किसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल की? फिर पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में बोलो, आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल क्या है? बिफोर वी कैच द मोमेंटम इन दिस कैप्सूल सीरीज, लेट मी टेस्ट योर नॉलेज फर्स्ट, बिकॉज आप तो पूरे सेशन में मेरा नॉलेज टेस्ट करोगे, मैं आपका नॉलेज शुरू में पहले टेस्ट कर लूं। बोलो यस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इट हैज टू बी टू वे प्रोसेस। जब आप उस पर्टिकुलर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो हमारा सेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा लाइवली होगा। यस, आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल क्या है? आपके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? लेट मी नो फर्स्ट। आई होप आई एम ऑडिबल। थोड़ा ही टेक्निकल इशू आ रहा है बट आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं कि नहीं, आई डोंट नो। आयुषी के लिए इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसीजर विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओ माय गॉड, इसको कहते हैं बीएमडब्ल्यू। आयुषी, कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओ माय गॉड। गोपाल कृष्ण कह रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, इंटरनल कंट्रोल एक कंप्लीट सिस्टम है, मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। और एक चीज ध्यान रखना आयुष बेटा, ये इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, ये इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम, प्रोसेस, मैकेनिज्म है, ये इसकी जिम्मेदारी खुद कंपनी के मैनेजमेंट की है। दैट इज दोज पीपल हु आर चार्ज इन द गवर्नेंस, द मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। दोज पीपल हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस, द मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, उनकी जिम्मेदारी है खुद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना? इंप्लीमेंट करना, डिजाइन करना, उसे एग्जीक्यूट करना। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, मैकेनिज्म को, प्रोसेस को डिजाइन करना, उसे मेंटेन करना, उसे इंप्लीमेंट करना, ये उनकी खुद जिम्मेदारी है। तो इंटरनल कंट्रोल इज नॉट फॉर कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट। यस, वी कैन से, जो मेघना ने कहा है, इट इज वन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Pavitra Pramod, you are saying proper supervision in the internal matters of the company. Okay, so let me start first from this discussion. दोस्तों आपको समझना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कैप्सूल सीरीज में हम लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज पर फोकस करेंगे, नॉट ऑन जस्ट हम कहते हैं ना ऊपरा ऊपरी डिस्कशन। तो आपको समझना है इंटरनल कंट्रोल ये है, ये उनकी जिम्मेदारी है जो लोग कंपनी के गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट कंपनी का जो जिम्मेदार है। तो पीपल चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इनकी जिम्मेदारी है तो फिर इंटरनल चेक क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल ऑडिट is again one of the
पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, दो ऐसे एलिमेंट्स है, दो ऐसे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशंस है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, जिसके बगैर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अधूरा है। हम इस चैप्टर में आगे इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, हाउ दे डिफर फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा चैप्टर है ये इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर फोकस्ड है, और इसलिए आपको समझना है इंटरनल कंट्रोल का फर्स्ट और फॉरमोस्ट द डेफिनेशन। दोस्तों ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं इसको भूलना नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैं कह रहा हूं सर ने कहा, एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन करना, जिसे इंप्लीमेंट करना और जिसे मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? बाय दोस चार्ज विद द गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। अच्छा, तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये लोग क्यों डिजाइन करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? ताकि वो एक रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सके कंपनी के स्टेक होल्डर्स को अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। जनरली क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ efficiency and effectiveness in the operations, objectives of reliable financial reporting, objectives of compliance with all the applicable laws and regulations, objective of detecting and preventing frauds, objective of protecting the organization's resources. Resources मतलब I'll say assets. Which of those assets? वहां पर हम लिखेंगे tangible oblique intangible, दोनों assets। जो टेंजिबल असेट्स है, जो इंटेंजिबल असेट्स है, उन दोनों को प्रोटेक्ट करना ये इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो ये पीपल दोज हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, of compliance with all the applicable laws and regulations, of detecting and preventing fraud and protecting the organization resources, इन objectives को achieve करने के लिए हम internal control system, हम मतलब management, those charged with governance and management, ये internal control system को design करते हैं। अब इन objectives को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको रीजनेबल अश्योरेंस देगा। तो एक चीज आपको समझना है, internal control system cannot ensure 100% guaranteed success and survival of an organization. Internal control system आपके ऑर्गेनाइजेशन को गारंटीड सक्सेस और सर्वाइवल इंश्योर नहीं करेगा, अश्योर नहीं करेगा। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस परसेंटेज को बढ़ाएगा, सर्वाइवल परसेंटेज को बढ़ाएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। बट ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से डिजाइन करने से आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होंगे जरूरी नहीं है, इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ एंड में रीजनेबल अश्योरेंस देगा। इट विल नेवर गिव यू एब्सोल्यूट अश्योरेंस, गारंटेड अश्योरेंस। तो आपको समझना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के भी अपने लिमिटेशंस है जो हम आगे देखेंगे। हाँ, बट हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस और मैनेजमेंट हर बार चाहेंगे ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये मैक्सिमाइज हो, मतलब इन ऑब्जेक्टिव्स का कंप्लायंस और इन ऑब्जेक्टिव्स का हम कह सकते हैं अचीवमेंट जल्द ज्यादा से ज्यादा हो। सो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे उसके लिए हर वो मुमकिन कदम मैनेजमेंट लेना चाहेगा। उसमें से एक स्टेप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वन ऑफ द स्टेप्स which is used by the people those charged with the governance, management and other personnel by designing the system, by maintaining the system, by implementing the system। क्या सबको समझा है what is internal control system? बोलो भाई क्विकली। भक्ति जो तुमने डेफिनेशन दे बेटा, अब वो डेफिनेशन को थोड़ा इग्नोर करो और जो मैंने बोला है वो समझा है कि नहीं बोलो मुझे क्विकली। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर मैं अगेन कहूंगा आपको ये सेशन में इस तरह से अटेंड करना है। अगले 1.5 घंटे से 2 घंटे में हम ये पूरा 10 मार्क कवर करेंगे इस चैप्टर का। तो आपको ऐसे अटेंड करना है कि आपको पहली बार सुन रहे हो बट आपको पता है, आपने पढ़ा है बट पहली बार सुन रहे हो, इस तरह से अटेंड करना है तो आपको मजा आएगा इस सेशन में। तो दोस्तों इंटरनल कंट्रोल हमने देखा कि वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। तो इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं entire management, whole management is involved। internal control system covers the control of the whole management system। please understand, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, दे फील दैट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना ना, मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करना। मैनेजमेंट को कंट्रोल करना अलग होता है और मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करना अलग होता है। मैनेजमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम डेवलप किया है, जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, उस सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हैं।
तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट सिस्टम at a specific transaction level. Internal control क्या करेगा? It will help in achieving that particular objective. Internal control procedures will help to reduce the variations leading to more predictable outcomes. मतलब internal control से हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएशंस, और हम कह सकते हैं कुछ अनसर्टन इवेंट्स पहले से प्रेडिक्ट किए जाएंगे, तो अनसर्टनिटीज को रोक दिया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, जिससे मोर प्रेडिक्टेबल आउटकम्स आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल का जो स्वभाव है, मूल नेचर है, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? विल से, अगर आज के बाद आपको कोई पूछता है व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, आपको कहना है इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव मेजर एस्टैब्लिश्ड बाय द people who are charged with governance, management and other personnel. It is a preventive measure established by the people charged with governance, management and their other personnel. किस लिए? So that the reasonable, they provide reasonable assurance in achieving the objectives of, सर ने कहा है CRADE P. What is P? I hope CRADE आज के 21st सेंचुरी में और खास करके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले जनरेशन को क्रेड क्या है ये सबको पता है। जस्ट एक सवाल पूछ रहा हूं, लेट मी सी भाई, क्रेड क्या है? ये आपने एडवर्टाइजमेंट्स में सुना है क्या? व्हाट इज क्रेड? कोई बोलेगा क्या? जस्ट अ थॉट, ताकि आपको याद रखे। क्रेड में यहां पर हमारे यहाँ सी स्टैंड्स फॉर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, आर स्टैंड्स फॉर लेवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस एंड पी स्टैंड्स फॉर, विल से, डी स्टैंड्स फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ये हमारा है। बट एडवर्टाइजमेंट्स में जो क्रेड के बारे में आप देखते हो, सुनते हो, व्हाट इज क्रेड? लेट मी सी, थोड़ा जनरल नॉलेज बिफोर वी गेट इन द मोमेंटम। I have a lot of vitamin deficiencies, so ऐसा sweating आएगा, don't worry, I'm trying to cope up with all those and I'm trying to take the lecture. That is the reason the lectures are a little bit delayed, because I'm not that 100% physically fit, but still as a moral responsibility I'm conducting these lectures. So आप कोई ऐसा डर मत जाना सर बार बार पसीना क्यों पोड़ रहे, because I'm not 100% fit right now. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको बोला ये क्रेड का एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा है क्या? किसके बारे में है क्रेड का? यस, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, परफेक्ट। तो भैया क्रेड पर जाओगे तो आपको पॉइंट्स मिलेगा, ये याद रखना है। सर ने कहा था क्रेड पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ये इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन को याद रखने के लिए। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ प्रोसेस डिजाइन्ड, implemented and maintained by those charged with the governance, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of entities objectives in grade pay points. C stands for compliance with the applicable laws and regulations. R stands for level financial reporting. E stands for efficiency and effectiveness of operations, and P stands for protecting the assets of the organization, and definitely D stands for detecting and preventing fraud. So grade points आपको याद रखना है, याद रखना आसान है। इंटरनल कंट्रोल के उस डेफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? मैंने जो आपको शुरू में कहा था इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, ये इंटरनल कंट्रोल की हम कह सकते हैं आत्मा और शरीर है। इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट के बगैर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कुछ भी नहीं है। जैसे इंसान आत्मा और शरीर से बनता है, वैसे ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट दोनों बहुत जरूरी है। विदाउट दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अधूरा है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो क्लासिफाई करना है, ध्यान रखना, जनरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दो वेज में क्लासिफाई करते हैं। इट इज अ प्रोसेस डिजाइन फॉर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर आल्सो नोन एज ऑपरेशनल कंट्रोल्स। तो ज्यादातर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म है वो दो कंट्रोल्स के लिए होता है। वन इज द financial control and second is the operational control, financial aspect of the organization. You all are aware financial aspect, तो financial policies, financial procedures को लेकर है। operational controls, operational policies, operational procedures को लेकर है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो financial policies and procedures है, जो operational policies and procedures है, उनके ऊपर हम internal control system को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसी पर मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं। तो उस फाइनेंशियल कंट्रोल्स और ऑपरेशनल कंट्रोल्स के साथ साथ हम इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक्स, इंटरनल ऑडिट भी उसके क्लासिफिकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट विल हेल्प
द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। बट अगर आपको कोई पूछे इंटरनल कंट्रोल के कितने टाइप्स है, तो हम कहेंगे इंटरनल कंट्रोल के दो टाइप्स है। वन इज द अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स एंड सेकंड इज द ऑपरेशनल इंटरनल कंट्रोल्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप सब लोग देखना, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है ना, डीआरएस सेक्शन 134 के सब क्लॉज 3 में जो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक टाइप है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सेकंड टाइप है ऑपरेशनल कंट्रोल। अब ये फाइनेंशियल कंट्रोल जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब क्या? इट सेज फाइनेंशियल कंट्रोल्स लेट्स टू सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये दो बातें फाइनेंशियल कंट्रोल्स में आते हैं, असेट्स को सेफगार्ड करना एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को बढ़ाना। ये जो कंट्रोल्स है इसमें हम कहते हैं असेट्स को कैसे सेफगार्ड किया जाएगा, इसलिए वो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल्स होते हैं, इंटरनल चेक्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स होता है और उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट ये आपको फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए हेल्प करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो आत्मा और शरीर है आपको फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए हेल्प करता है इन सेफगार्डिंग द असेट्स एंड इन एंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो फाइनेंशियल कंट्रोल्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को इंप्रूव करना और असेट्स को सेफगार्ड करना, इससे ज्यादातर कंसर्न है। ऑपरेशनल कंट्रोल्स किससे कंसर्न है? विद द ऑपरेशनल सिस्टम। ऑपरेशन मतलब द एंटायर वर्क फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। उसके एफिशिएंसी को, उसके इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना, उसके काम करने के तरीके को बेहतर बनाना और यूजर फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना, उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किस तरह के कंट्रोल्स लाए जाते हैं? टाइम एंड मोशन स्टडी, जिसको आप लेबर कॉस्टिंग पढ़ते हो, कॉस्टिंग में लेबर कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ते हो ना, कॉस्ट शीट पढ़ते हो। अरे यस और नो? तो ये जो आप कंट्रोल्स पढ़ते हो, टाइम एंड मोशन स्टडीज, देन क्वालिटी कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस बजटिंग आर इंप्लीमेंटेड, ये सारे आपके ऑपरेशनल कंट्रोल्स है। तो कॉस्टिंग के जो आपके टॉपिक्स है, जब वो सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगे तो वो आपको ऑपरेशनल कंट्रोल्स देंगे। तो हम कहते हैं टाइम एंड मोशन स्टडीज, क्वालिटी कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस बजटिंग, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मैकेनिज्म्स है जो उस ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को ज्यादा बेटर बनाएंगे। ये कौन डिजाइन करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के तहत ये डिजाइन किए जाएंगे। आई होप इंटरनल कंट्रोल के दो टाइप्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, कैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है ये आपको समझा होगा। इंटरनल चेक जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जो रूटीन डे टू डे फंक्शंस वर्किंग होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए इंटरनल चेक ज्यादातर काम में होता है और इसलिए इंटरनल चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल चेक के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। एट द सेम टाइम इंटरनल ऑडिट क्या है, तो समझना इंटरनल ऑडिट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे बोलो अब अभी तक के डिस्कशन में से, लेट मी सी योर थॉट फर्स्ट नाउ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? इन वन वर्ड बोलो मुझे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? आई वांट ओनली इन वन वर्ड, बोलो क्विकली। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? Who is responsible for internal control system? बोलो मुझे, who is responsible for internal control system? Yes, waiting for your comments. Let me see your thought on the discussion that we are doing. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? देखो ये जो YouTube पर देख रहे स्टूडेंट्स वो फास्ट हो रहे हैं रिप्लाई में, rather than the students who are live. I don't know, there is some connection issue or not. You have to be active, you have to be proactive, not active, proactive. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वेरी गुड। इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की है, परफेक्ट। अब मेरा सवाल यह है, तो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ये क्या है? तो मेरी बात ध्यान सुनना, इंटरनल ऑडिट ये क्या है? जब सवाल मैं कह रहा हूं जवाब मैं ही दूंगा। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिसके अंदर मैनेजमेंट वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे और उसे मेंटेन करेंगे, उसे अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने डिजाइन किए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स उन्होंने डिजाइन किए, ये उन्होंने जो इंप्लीमेंट किए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसे वो जो मेंटेन कर रहे हैं, वो बराबर से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो हमें देना चाहिए, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स,
जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को लेकर, ऑपरेशनल कंट्रोल्स जो हमें एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशनल सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो चाहिए मैनेजमेंट को उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा? तो मैनेजमेंट इसके लिए क्या करता है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करता है। तो इंटरनल ऑडिट ये मैनेजमेंट के बिहाफ पर कोई एक इंडिपेंडेंट पार्टी कंडक्ट करता है। मैनेजमेंट खुद इंटरनल ऑडिट कराना चाहते हैं बिकॉज मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है, उसे जो इंप्लीमेंट किया है, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट कर कर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। और वो इंटरनल ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना, वो 3 बातों पर फोकस करता है। वो सबसे पहले बोलता है कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एडिक्वेट है या नहीं, उसको लेकर वो जवाब देगा आपके इंटरनल ऑडिट में। ध्यान रखना, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर वो इंटरनल ऑडिटर जवाब देगा, साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल एंड अदर रिकॉर्ड्स के एक्यूरेसी को लेकर इंटरनल ऑडिटर जवाब देगा, एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये कौन से पॉलिसी, ऑपरेशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को लेकर वो क्या करेगा, जवाब देगा। मतलब वो बोलेगा कि जो ऑपरेशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर ले डाउन किए थे वो बराबर से फॉलो हो रहे कि नहीं, जो फाइनेंशियल अदर रिकॉर्ड्स है वो एक्यूरेट है कि नहीं, और जो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एडिक्वेट है कि नहीं, इसको लेकर इंटरनल ऑडिट वो इंटरनल ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है और वो अपना रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, मैनेजमेंट को देगा। अब जब इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट को देखकर मैनेजमेंट तथास्तु बोलेगा थैंक गॉड, हमने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ने हमने जो डिजाइन किया है वो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है। बट अगर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में हम कह सकते हैं एडवर्स कमेंट्स आ गए, नेगेटिव कमेंट्स आ गए, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है उसको और इंप्रूव करने की जरूरत है और मैनेजमेंट को उसके लूपहोल्स को दूर करने की जरूरत है, ये उन्हें पता चलेगा। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो और एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के बाद जो एग्जाम देते हो, एग्जाम आपका इंटरनल ऑडिट है और एग्जाम के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। वो एग्जाम से जो मार्क्स आपको मिलेंगे पेपर देकर वो आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा। वैसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट ये आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एंटायर सिस्टम के परफॉर्मेंस को, काम करने के तरीके को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। और ये इंटरनल ऑडिट कौन करवाता है, मैनेजमेंट खुद करवाता है थ्रू इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर। क्या मैं कहूं सबको ये पार्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के क्लासिफिकेशंस जिसमें हम कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्लियर है, और इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट कैसे उस फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के लिए रोल प्ले करते हैं, वो क्लियर है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपका कमेंट्स आएगा तो मैं कहूंगा फर्स्ट पेज पर अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई मुझे पूछेगा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, तो मैं कहूंगा इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। अच्छा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो ऑब्जेक्टिव ये करेगा, वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रॉपर्ली अचीव हो, ये इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, उसका नेचर क्या है? वो प्रिवेंटिव मेजर वाला नेचर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ग्रेड पॉइंट्स। अरे बोलो भाई, क्लियर है तो 2 थम्स अप करो, कमेंट करो। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। वेटिंग फॉर कमेंट्स। इंटरनल कंट्रोल का वो डिस्कशन करने के बाद आगे बढ़ के हम एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स। बस ध्यान रखना, अगले 1 घंटे 15 मिनट में ये पूरा चैप्टर 10 मार्क आपको सिक्योर करेगा। और मैं अगेन बता रहा हूं, जो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोस्त, उसके बाहर से इस चैप्टर पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आता है तो मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, सर आपने जो पढ़ाया उसके बाहर का है, लेट मी नो, लेट मी अंडरस्टैंड। और नहीं आता है तो भी बोलना कि सर आपने जो पढ़ाया था उस 1.5-2 घंटे के लेक्चर में इंटरनल कंट्रोल के, उसके बाहर का एक क्वेश्चन भी नहीं आया। बढ़ते आगे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब एलिमेंट्स मतलब क्या? हम कहेंगे एलिमेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स। सर आपने ये अच्छा बोला, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जो पीपल चार्ज विद द गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसे मेंटेन करके। सर सुन के अच्छा लगा, बट भैया ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिजाइन करे,
इसको कैसे इंप्लीमेंट करे, इसे कैसे मेंटेन करे, ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं डोंट वरी, इंटरनल कंट्रोल की जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को ध्यान रखो, उन एलिमेंट्स को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली फॉलो करो। अगर वो एलिमेंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स हुए, अगर वो प्रॉपरली फॉलो करोगे तो बाहर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएगा। तो एलिमेंट्स एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया है, उन्होंने दिया है एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेशंस है, जो भी टास्क है, जो भी सब ऑपरेशंस है, वो अलग अलग पर्संस में डिवाइडेड होनी चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति एंटायर स्टार्ट टू फिनिश वाला काम नहीं करना चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट पीपल। अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली इस केस में हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज विल रिड्यूस द चांस ऑफ एरर, will reduce the chance of error or fraud, but it will not eliminate the risk 100%, because internal control system आपको absolute assurance नहीं देगा, वो reasonable assurance देगा, but at least हम उसके लिए internal control system को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप ले सकते हैं। वो एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं we must have segregation of duties। segregation of duties मतलब क्या, different task, different persons, one person one task, one person one task, different tasks are divided between different people, that is segregation of duties। उसके साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है या डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते आना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के सक्सेस और फेलियर को डिसाइड कर सकता है। इसलिए प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन सा अथॉरिटी डेलीगेट करना है, कौन सा खुद के पास रखना है, ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बहुत एसेंशियल है, एलिमेंट है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव्स जो ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो पता होना चाहिए। अगर हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेटर बनाना है तो हमें टॉप मैनेजमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड गोल्स रखे उसको जानना जरूरी है, बिकॉज उसी के लिए जो मेंबर्स और एम्प्लॉइज वो काम करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की तरीका और पॉलिसी और प्रोसीजर्स है वो भी हर मेंबर को पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी प्रोसीजर पता होगा तो एज ए एम्प्लॉय आपका बिहेवियर उस तरह से होगा, आपका एटीट्यूड उस तरह से होगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट में आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स को भी इग्नोर नहीं करना है, वो भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। साथ ही साथ आपके यहाँ पर ऑथराइजेशन अप्रूवल होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन को। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका एक प्रॉपर ऑथराइजेशन, प्रॉपर अप्रूवल मैकेनिज्म होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्सनल है उनका कॉम्पिटेंस मतलब उनका नॉलेज एंड स्किल्स और उनका इंटीग्रिटी, ये भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी है। नॉलेज, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है उनका नॉलेज एंड स्किल्स, ये भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हम कह सकते हैं सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेंगे। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। आपका जो मैनेजमेंट है भैया वो एक एसेंशियल एलिमेंट क्यों है, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, उससे मॉनिटर करना, उससे रिव्यू करना, ये पूरा किसका जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट का। तो भैया जब हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे पर्सनल के साथ साथ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मेंटेन करते हो, आपके जो रिकॉर्ड्स है वो एक्यूरेट होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, इन टाइम होना चाहिए, आपका रिपोर्टिंग इफेक्टिव होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉब्लम एरियाज है आपके रिपोर्ट ने वो एड्रेस करते आना चाहिए। मतलब अगर हम कहे आपके अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स आपने एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली मेंटेन किए और आपका रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग इफेक्टिव है, तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म जो आपने डिजाइन किया है वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो आपका रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड्स ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। आपके अकाउंटिंग कंट्रोल्स टॉक्स अबाउट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। भैया जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए वो कितने एक्यूरेट है, उनकी टोटल्स, उनके रिकंसिलिएशंस, उनके लेजर कंट्रोल अकाउंट्स जो जनरल लेजर अकाउंट्स होते हैं, ट्रायल बैलेंसेस, अकाउंटिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेटर बनाने के लिए काम करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, बिकॉज हम कहते हैं एक्सेस टू असेट्स लिमिटेड टू ऑथराइज्ड पर्सन। असेट्स को कैसे प्रोटेक्शन किया जाएगा, आप देखो बड़े बड़े होटल्स में जाओगे तो वहां पर ऐसे बोर्ड्स मिलेंगे आपको, अनऑथराइज्ड एरिया, नॉट फॉर आउटसाइडर्स।
ओनली फॉर स्टाफ मेंबर्स। ये जो सिंबल्स होते हैं भाई वो असेट्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर होते हैं, और हम कह सकते हैं किसी और व्यक्ति का इंटरफेरेंस रोकने को लेकर होते हैं। प्रॉपर सुपरविजन बाय द सुपरवाइजर्स, जो हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फंक्शन के लिए जो सुपरवाइजर्स है, उनका सुपरवाइजरी रोल भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और बेटर बना सकता है। तो ये जो 10 एसेंशियल एलिमेंट्स है उसे याद रखना है। तो कैसे याद रखना है मैं आपको कहूंगा, एक सिंपल निमोनिक एक्रोनिम टेक्निक है। आप इसे 10 की 10 एसेंशियल एलिमेंट याद रख पाओगे और लिख पाओगे। मैंने हर एलिमेंट समझाया जिसे हम कहते हैं। अब मैं उसे इस तरह से सोया, मैंने यहाँ पे इसलिए सोया पिया मैं रैप सुनकर, भाई ऐसे बनाए, सोया पिया मैं रैप सुनकर। सोया पिया, पिया में सिर्फ पी लिया है, सोया पिया मैं रैप सुनकर। तो इन दैट देखो सीक्वेंस में सारे हो गए। इन दैट S स्टैंड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, O stands for organizational structure, again O stands for objectives, policies, statements, A stands for authorization and approval, P stands for personnel, M stands for management, R stands for records and reports, A stands for accounting controls, P stands for protection of assets and S stands for supervision. सोया पिया में रैप सुनकर, भैया इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन में सर ने कहा था क्रेड के पॉइंट्स, और यहां पर सर ने कहा एलिमेंट्स में सोया पिया मैं रैप सुनकर। ठोको ताली। We have discussed the essential elements of internal control. Waiting for your comments. आपका कमेंट आएगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। We have discussed in a very simple way meaning, objective, nature, classification of internal control. We have discussed the essential elements of internal control. अब हम जा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स के लिए। दोस्तों इतने सिंपल तरीके से हम बढ़ रहे हैं। आई होप सब लोग हैं मेरे साथ। आपके कमेंट से मुझे हेल्प करेगा। ओके, कमेंट्स आ रहे हैं आपके। तो एसेंशियल एलिमेंट्स का तो सोया पिया मैं रैप सुनकर, एटलीस्ट आप याद रखोगे ना। अच्छा सर ने कहा था सोया पिया मैं रैप सुनकर, SOO सोया पिया मैं रैप सुनकर। आप ये तो याद रखोगे 10 एसेंशियल एलिमेंट्स है। अच्छा डेफिनेशन में सर ने कहा था वो क्रेड पॉइंट्स, C कंप्लायंस ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस, R रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्रेड में E एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा क्रेड D डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अच्छा क्रेड पॉइंट्स P प्रोटेक्शन ऑन assets and resources, protection of all the resources, that is the assets, tangible and intangible, protection and safeguarding. तो आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दोस्तों ये जो कंपोनेंट्स है काफी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कंपोनेंट, सर कंपोनेंट्स में और एलिमेंट्स में क्या फर्क है। दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने आपको कहा आपके बॉडी के एलिमेंट्स में आपके आर्टरीज आएंगे, आपके वेन्स आएंगे, आपके टिश्यूज आएंगे, आपकी नर्व्स आएगी आपके बॉडी के एलिमेंट्स में। बट आपके बॉडी के कंपोनेंट्स में बॉडी के पार्ट्स आएंगे, बॉडी के पार्ट्स आएंगे। वैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, ये कंपोनेंट जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म हमें दिख सकता है, हमें मिल सकता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, इन कंपोनेंट्स को कैसे याद रखना है, मैंने एक सिंपल तरीके से इन कंपोनेंट्स को आपको बताने का एक टेक्निक निकाला है। हम ये 5 कंपोनेंट्स है, इन 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को जो यहां पर पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं इसी चैप्टर में, क्योंकि आपने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा होगा। कोसोस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है जो हम आगे देखेंगे, जो यूएस के 5 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, डिजाइन किया है कोसोस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो यूएस के उन 5 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोसोस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, उनके जो कंपोनेंट्स है वो ये कंपोनेंट से मैच होते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन 5 कंपोनेंट्स जो इंटरनल कंट्रोल के यहां पर हम देख रहे हैं, उनके लिए 17 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए। कोसोस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क ने इन 5 कंपोनेंट जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं जनरली, वही कंपोनेंट्स कोसोस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क के भी कंपोनेंट्स है। तो इन 5 कंट्रोल्स को उन्होंने क्या किया है, इंपोर्टेंट इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स को उन्होंने 17 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया है। अगर हम वो 17 प्रिंसिपल्स यहां पर लिंक करेंगे तो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल यहां पर भी हो जाता है, प्लस कोसो का पार्ट भी होता है। एक तीर में 2 निशाने कैसे मारना है, ये टेक्निक मैंने आपको बताया।
कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है वो मैंने आपको समझा क्या एग्जैक्टली उसका मतलब है। अभी कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला कंपोनेंट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपोनेंट, ये किससे लिंक्ड होगा? कोषों से। जब हम कोषों में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो लिंक्ड है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में पहला कंपोनेंट है वो कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, माहौल। जैसे आप देखना, आप अगर आपके घर में आते हो, मान लो आप रात में देर से आए, 10 बजे की जगह आपको 10 बजे का टाइमिंग था और आप आए 1:30 बजे रात में, तो आपको घर में जाने के पहले का एनवायरनमेंट पता होगा कि पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करेंगे, आपके सिबलिंग्स कैसे बिहेव करेंगे, मतलब आपको पहले से एनवायरनमेंट पता है। तो वैसे वो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल के लिए कंडीसिव होगा, उस तरह का होगा, तो हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। तो पहले अभी इतना ही समझो, एनवायरनमेंट एक फैक्टर है और एक कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का। कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट हम कह रहे हैं। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। भाई बगैर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अधूरा है। क्यों? बिकॉज आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मेन क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल कंट्रोल्स है एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स है। फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल्स दोनों के लिए, ऑपरेशनल रेफर्स टू बिजनेस एंड फाइनेंशियल रेफर्स टू फाइनेंस। तो इन दोनों के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और बिजनेस रिस्क के लिए, दोनों हम कहते हैं क्या है, दोनों को अगर हमें ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो इन दोनों के अंदर आने वाले रिस्क को असेस करना, मतलब चेक करना, एक मैकेनिज्म और प्रोसेस होना जरूरी है। तो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना क्यों जरूरी है? बिकॉज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपको रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हेल्प करेगा और बेटर बिजनेस रिस्क क्या करेगा? एंटिसिपेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। उसके बाद हम कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हेन आई रेफर टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली दो तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। एक होता है मैनुअल सिस्टम और एक होता है आईटी सिस्टम, आईटी रिलेटेड। मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेट्स टू, हम कह सकते हैं जहां पर ह्यूमन बींग्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। और आईटी रेफर्स टू मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, मतलब टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं कहूंगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हम कहते हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? बिकॉज इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैनेजमेंट की बेटर डिसीजंस, एप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने की एबिलिटी इंप्रूव होगी और इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटिटीज एक्टिविटीज एंड टू प्रिपेयर रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। भैया अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा परिपक्व होगा तो आपके मैनेजमेंट को सही फैसले लेने में हेल्प होगी, आपके मैनेजमेंट को एंटिटी के एक्टिविटीज को मैनेज करना और कंट्रोल करने में मदद होगी और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की हेल्प होगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेट्स टू बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर हम आगे से डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। जब मैं कंट्रोल एक्टिविटीज कहता हूं, यू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल में जब कंट्रोल एक्टिविटीज कहते हैं, टॉक्स अबाउट एक्टिविटीज। जब हम एक्टिविटीज कहते हैं तो एक्टिविटीज में आप उधर लिखना कंट्रोल एक्टिविटीज में डैश करके, वहां पर लिखना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं ना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स दैट पर्टेन टू, आपके कंट्रोल एक्टिविटीज किस में, पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट पर्टेन टू नंबर 1 परफॉर्मेंस रिव्यूज। भैया समय समय पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, उसे रिव्यू करना विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द बजटेड परफॉर्मेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 2 मैं कहूंगा परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद आएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आप एक्टिविटीज में आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोसेस किया था, कैसे उस इंफॉर्मेशन को यूज किया था। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब यूजिंग द इंफॉर्मेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आता है, एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल्स। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। तो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल एप्लीकेशन कंट्रोल में हम कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, जो इंफॉर्मेशन है उसके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, ट्रायल बैलेंसेस एंड अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये एप्लीकेशन कंट्रोल में आता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को मतलब आपके बैलेंस शीट पेंडल को बनाना, ये एप्लीकेशन कंट्रोल में आएगा। जनरल आईटी कंट्रोल्स में हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आपके प्रोग्राम के कंट्रोल्स, आपके प्रोग्राम्स के हम कह सकते हैं एक्सेस को और डाटा के एक्सेस के कंट्रोल्स। तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को 2 वेज में कंट्रोल करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये जो एक्टिविटी है
हम अलग अलग एक्टिविटीज को सकते हैं। पहला एक्टिविटी परफॉर्मेंस रिव्यूज है, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एक आएगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स रिलेट्स टू योर बैलेंस शीट, P&L, उनके अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंसेस, अकाउंट्स को लेकर। और दूसरा आएगा जनरल आईटी कंट्रोल, जिसमें हम कहते हैं प्रोग्राम्स, आईटी प्रोग्राम्स को लेकर, प्रोग्राम्स के एक्सेस को लेकर और डाटा के एक्सेस को लेकर, ये कंट्रोल्स। फिर आता है नंबर 3 में, ऐसे दिस इज नंबर 3, फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल इसमें आता है आपके असेट्स के सिक्योरिटी को लेकर। फिर आता है नंबर 4 सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को लेकर, जिसमें हम कहते हैं मेकर एंड चेकर रोल होना चाहिए। मेकर एंड चेकर मतलब करे कोई, चेक करे कोई, करे कोई, चेक करे कोई, काम करे कोई, चेक करे कोई। जब मेकर एंड चेकर सिस्टम होगा, एक का काम जब दूसरा क्रॉस चेक करेगा, तो वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो रहा है। ये भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एक्टिविटीज में, कंट्रोल एक्टिविटीज का एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फिर 5वां एक्टिविटी मैं कहूंगा सर्टेन कंट्रोल एक्टिविटीज लाइक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस सच एज मेजर एक्विजिशंस और डिवेस्टमेंट्स may require specific high level of approval including in some cases that of shareholders। तो भैया शेयरहोल्डर्स अप्रूवल लेना ये भी कंट्रोल एक्टिविटी है। जो बड़े बड़े नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है उसके लिए शेयरहोल्डर्स अप्रूवल लगेगा, वो भी एक कंट्रोल एक्टिविटी है। तो कंट्रोल एक्टिविटीज ये 5 कैटेगरीज में सर ने डिवाइड किए। पहला परफॉर्मेंस रिव्यूज, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जिसमें एप्लीकेशन कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स दोनों आता है। फिर आता है फिजिकल कंट्रोल्स, फिर आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, और फिर आता है सर्टेन कंट्रोल एक्टिविटीज व्हिच रेफर्स टू द नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस, which refers to the non-routine transaction जहां पे शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल लगता है। ये एक अलग कंपोनेंट है, मतलब वो एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पर मेंशन किए, जब इन एक्टिविटीज को लेकर हम प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करेंगे तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ज्यादा बेटर होगा। एंड लास्ट में आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। भैया कंट्रोल्स तो लाए आपने, अब इन कंट्रोल्स को मॉनिटर करना है ना, तो इस मॉनिटरिंग को भी अलग अलग लोग से मॉनिटर करना है। पहला हम कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल आपने डिजाइन किया है उसको मैनेजमेंट के रिव्यू, मैनेजमेंट का खुद का रिव्यू आना चाहिए कि भैया जो कंट्रोल आपने डिजाइन किए वो बराबर है कि नहीं। मैनेजमेंट के साथ साथ इंटरनल ऑडिटर का इवैल्यूएशन आना चाहिए उस कंट्रोल्स को लेकर। इंटरनल ऑडिटर के साथ साथ लीगल डिपार्टमेंट भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर अपना रिव्यू देंगे। फिर आपके एक्सटर्नल ऑडिटर का रिपोर्ट जो है वो भी आपको हेल्प करेगा इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रोसेस को, मैकेनिज्म को, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करने के लिए और कहां पर इंप्रूवमेंट है वो एरियाज को जानने के लिए। तो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट। मॉनिटरिंग कंट्रोल्स क्यों जरूरी है? बिकॉज कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट करना है ये उससे हेल्प करेगा। तो हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जो 5 कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये 5 कंपोनेंट्स के अंदर जो हमने पॉइंट्स देखे वही कोसो के अंदर 5 कंपोनेंट्स है। और वहां पर वो कितने प्रिंसिपल्स में दिया है, वेटिंग फॉर कमेंट्स, क्योंकि मैंने बताया ये 5 कंपोनेंट्स को कोर्सेज इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क जो हम आगे देखने वाले, ये 5 कंपोनेंट जो अभी हमने पढ़े हैं समझे, वो कितने प्रिंसिपल्स में एक्सप्लेन किया वहां पर, बोलो मुझे क्विकली। वेटिंग फॉर कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स लेट मी सी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चलेगा आप कितने सिंसियरली ये लेक्चर को देख रहे थे। आपको अगर फायदा हुआ तो ही आप कमेंट करोगे, फायदा हो रहा होगा तो ही कमेंट करोगे। आई प्रिज्यूम सबको बेनिफिट हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स को याद कैसे रखना है उसका भी हमारा एक निमोनिक और एक्रोनिम में मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट, स्तुति इज राइट। 17 प्रिंसिपल्स है जो हम कोर्सेज इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क में उन्होंने दिए है। और मैंने आपको शुरू में कहा था अगर हम ये कंट्रोल के 5 एक्टिविटीज कंपोनेंट्स को याद रखें और उन 17 प्रिंसिपल्स को लिंक कर पाए तो एक तीर में दोनों निशाने होंगे। तो मैं कहूंगा ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया कंपोनेंट्स ऑफ 5 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 5 कंपोनेंट्स। अब जब हम कोर्सों में जाएंगे वो 17 प्रिंसिपल्स मैं आपको दिखाऊंगा मॉड्यूल के अंदर से, वो वहां पर जो मेंशन किए और उसको आपने लिंक कर दिया, हो गया एक तीर में दो निशाने। तो भाई कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल याद कैसे रखना, ये 5 कंपोनेंट सर ने कहा था। इनको याद रखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जब मैं इंडिया में इंडियन लोगों को CRIC बताता हूं तो कोई मुझे बोलेगा CRIC मतलब क्या होता है? जस्ट लेट मी सी। क्रिक मतलब इंडिया में किसको जोड़ा था? क्रिक ये वर्ड किससे जोड़ा था? कोई स्टूडेंट 5 कमेंट जरूर करेगा। आई वांट जनरल कमेंट। क्रिक इस वर्ड को किससे जोड़ा था, कौन से स्पोर्ट्स से जोड़ा जाता है? लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक। तो भैया क्रिक, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में
मैंने केट नहीं लिया, क्रिक मैच। क्रिक मैच में C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल एनवायरनमेंट, R स्टैंड्स फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगेन C स्टैंड फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज, क्रिक हो गया। और फिर मैच में M स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्रिक मैच, क्या बात है। बोलो मैं, ये मैंने कंक्लूजन के साथ दिया सबको। आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है वो उस तरह से आपको नोट्स दिए हुए हैं, आपको बाद में पूछने की जरूरत नहीं। सर आपने जैसे दिया है नोट्स में वैसे लिखा तो चलेगा क्या? दौड़ेगा दौड़ेगा, इसलिए नोट्स दिए, बाहर ध्यान रखना, दौड़ेगा, ऐसे आपको करना है। वेटिंग फॉर कमेंट्स, आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी आपको लगे अच्छा प्यारा, जो भी है बुरा, जो भी है भाई कमेंट करो। कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। आपका फीडबैक ही ये संजीवनी बूटी होता है, आप सबको पता है। यस, आयुष बोलती है ठींगा, मेघना बोलती है सर क्लियर सर, ओके। अज्यूम कि सब लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं और सबको समझ रहा है, फायदा हो रहा है। चलो लेट मी क्रॉस चेक बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। बोलो मुझे, जस्ट आपके दिमाग में आ रहा है क्या इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन में जो इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स थे वो याद रखने के लिए मैंने आपको क्या कहा था? क्या कहा था इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स के लिए? क्या कहा था? लेट मी सी क्विकली। वो निमोनिक क्विकली डालो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो डालेगा मैं समझूंगा। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिंक में डालो, लेट मी सी कितने स्टूडेंट्स अलर्ट अटेंटिवली रिप्लाई कर रहे हैं। कौन सा डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जो निमोनिक देखा था, फिर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जो निमोनिक देखे थे वो, और अभी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जो निमोनिक देखे थे, तीनों डालो, लेट मी सी। मुझे भी तो पता चले आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि सिर्फ इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। जो एनर्जी, जो ऑरा, जिस एंथुजियाज्म से हमसे सीख रहे उसका आउटपुट अगर 100% आ रहा है तो और मजा आता है। क्या बात है, इधर तो फटाफट कमेंट्स आ रहे भाई, बहुत भारी, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। क्रेड पी सबने बोला है, आगे का बोलो ना। क्रेड पी तो बोला, क्रेड पॉइंट्स ये डेफिनेशन में आता है। क्रेड पॉइंट्स में C stands for compliance of all the laws and regulations, R stands for reliable financial reporting, E stands for efficiency and effectiveness of the operations, D stands for detection, prevention of fraud and errors, P stands for protecting the assets and safeguarding the assets, that is resources, tangible intangible। क्या बात है आयुषी, सोया पिया मैं रैप सुनकर, वो भी याद है एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, सोया पिया, वेरी गुड। वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर एक क्रिक मैच, आई होप इट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल दोस्तों समझना, मैंने आपको पहले ही कहा था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो पीपल चार्ज विद द गवर्नेंस मैनेजमेंट डिजाइन करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस देंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है क्रेडिट पॉइंट्स वो अचीव होंगे। मतलब इंटरनल कंट्रोल कभी भी आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों भाई? उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, इट ओनली प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस बिकॉज इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कौन ड्राफ्ट कर रहा है? मैनेजमेंट, ह्यूमन बींग्स। जिन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है वो उसे आसानी से सरकमवेंट करना, मतलब उससे बाईपास करने का मैकेनिज्म भी डेवलप कर सकते हैं। भाई जिन्होंने कानून बनाया है उनको कानून को कैसे तोड़ना है वो भी पता होता है। वैसे ही जिन्होंने वो सिस्टम डिजाइन किया है वो उस सिस्टम को अगर खुद तोड़ मरोड़ के अगर आगे बढ़ेंगे और उस तरह से एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देगा। क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके मैनेजमेंट के जो डिसीजन है, ह्यूमन जजमेंट्स कैन बी फॉल्टी, और ब्रेकडाउन हो गया इंटरनल कंट्रोल में तो उस केस में ह्यूमन एरर की वजह से ब्रेकडाउन हो सकता है। फिर मैंने कहा कंट्रोल्स कैन बी सर्कमवेंटेड, मतलब बाईपास बाय द कोलिजन ऑफ टू और मोर पीपल। मैनेजमेंट ने जिन लोगों को काम पे रखा था, इंटरनल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया था, दोनों ने मिलकर स्कैम किया, कोलिजन ऑफ टू और मोर पीपल। भैया जो स्मॉल एंटिटीज है, छोटी छोटी कंपनीज है, हम ये कहना आसान है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करो। भैया जो छोटी छोटी एंटिटीज है, कोविड के इस पैंडेमिक में आप सबको पता है उनका सर्वाइवल
काफी एंटिटीज तो बंद हो गई और काफी एंटिटीज का सर्वाइवल खतरे में। ऐसे छोटी एंटिटीज को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज ज्यादातर ड्यूटीज ओनर खुद नहीं मारा है। तो ओनर जब खुद नहीं मारा है, ओनर आसानी से इंटरनल कंट्रोल्स को क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। ये क्या है, डिमेरिट है स्मॉल एंटिटीज के अंदर। फिर जो मैं कह रहा था, इंटरनल कंट्रोल आपको 100% सक्सेस और सर्वाइवल इंश्योर नहीं करेगा, बिकॉज आपके इंटरनल कंट्रोल कितना भी भारी क्यों ना हो, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, लो कर लो बात, कॉम्पिटिटर के एक्शंस चेंज हो गए, इकोनॉमिक कंडीशन जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है वो चेंज हो गया, तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या उखाड़ लेगा भाई। कोविड पेंडेमिक में बड़े बड़े एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम धरे के धरे रह गए, तो हम कहते हैं वो आपको सक्सेस और सर्वाइवल इंश्योर नहीं करेगा, बिकॉज ये मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है इंटरनल कंट्रोल का पूरा प्रोसेस। और इंटरनल कंट्रोल कितना भी भारी क्यों ना हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, आपका मैनेजमेंट, आपके लोग, आपकी पर्सनल। तो भैया इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट चेंज एन इनहेरेंटली पुअर मैनेजर इनटू गुड वन। अगर आपने राइट पीपल को रिक्रूट नहीं किया, राइट पर्सनल को, कॉम्पिटेंट लोगों को काम पर नहीं रखा, तो भैया कितना भी भारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो, इट कैन नॉट कन्वर्ट द पुअर मैनेजर इनटू गुड मैनेजर। ये वो कहते हैं, ये 5 लिमिटेशंस है इंटरनल कंट्रोल के। हम कहेंगे वो आपको सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देगा, ये कंट्रोल्स जो है वो सर्कमवेंट हो सकते हैं। इन कंट्रोल्स को लेकर हम कहते हैं स्मॉल एंटिटीज में इसका थोड़ा डिफिकल्टी है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को लेकर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको सक्सेस इंश्योर नहीं करेगा। हम कहेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन नॉट चेंज योर इनहेरेंटली पुअर मैनेजर इनटू अ गुड वन। तो भैया रात को सीएस सुप्रीम कोर्ट में गया, रात को सीएस सुप्रीम कोर्ट में गया, या सीएस सुप्रीम कोर्ट में रैप गा रहा है, जो भी आपको करना है करो भैया, वो 5 लिमिटेशंस को याद रखो। मैं ये जो निमोनिक्स और टेक्निक्स दे रहा हूं, आपको एग्जाम में मैक्सिमम पॉइंट्स याद रखने का वो तरीका और टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्लियर है, तो आपके कमेंट्स दो, हम आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट्स मैं अगेन कह रहा हूं बहुत जरूरी है इस ऑनलाइन मोड में, क्योंकि कमेंट्स संजीवनी बूटी होती है। जहां तक एक टीचर का सवाल है, उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स उसकी बात समझ रहे हैं अच्छे से। वेटिंग फॉर कमेंट्स। कमेंट्स आएगा तो बंदा आगे बढ़ेगा। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, कमेंट्स आएगा तो कंप्लायंस मैनेजमेंट के पार्ट 2 में और मजा आएगा। कमेंट्स यूट्यूब पर भी आपके होने बहुत जरूरी है, ताकि मुझे पता चले आप ये लेक्चर को किस तरह से देख रहे हो, आपको इस लेक्चर का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, वेरी क्लियर, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो अगला पार्ट है ना, काफी स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं जब वो मॉडल से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते भी है और उसे समझता नहीं है, तो उसे भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। ये वो पार्ट है जिस पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है स्टूडेंट इसको जल्दी समझते नहीं है। ये जो दिया ना, डिवीजन ऑफ कंट्रोल्स इनटू कंपोनेंट्स, देखो हमने 5 कंपोनेंट्स अभी बताए। इन 5 कंपोनेंट्स को जो भी मैंने मेंशन किया इंटरनल कंट्रोल के, क्या वाकई में इंटरनल कंट्रोल मतलब ये 5 कंपोनेंट्स होता है क्या वाकई में हम कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट? अच्छा, क्या वाकई में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस? क्या वाकई में आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाएगा? ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। देखो मैंने आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट पहली बार जब पढ़ा था अभी इसमें क्यों नहीं बताया, बिकॉज कंट्रोल एनवायरनमेंट मैंने आपको कहा था ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को लेकर है, और इसलिए आपको समझना कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या आता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आता है कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट किसका, ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। देन कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट में आता है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आता है कॉम्पिटेंस। फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएगा, पार्टिसिपेशन बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस। सो पार्टिसिपेशन बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या आएगा, मैनेजमेंट का फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर,
असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ये सारे 7 एलिमेंट्स आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को डिफाइन करेंगे। जितना बेहतर एनवायरनमेंट होगा उतना बेहतर कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा। मतलब जितना अच्छे से हम इंटीग्रेटेड एथिकल वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको कम्युनिकेट कर पाए और उसे एनफोर्स कर पाए उतना अच्छा होगा। जितना नॉलेज और स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, कमिटेड होगा, वो ज्यादा हेल्प करेगा इंटरनल कंट्रोल के लिए। गवर्नेंस जो है, पीपल चार्ज विद गवर्नेंस, अगर वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनल कंट्रोल में तो ज्यादा बेटर होगा। मैनेजमेंट की फिलॉसफी जो है और ऑपरेशन काम करने का तरीका, ये भी एनवायरनमेंट डिसाइड करता है किस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं। फ्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। तो भैया ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोल एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे थे, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स डिस्कस कर रहे थे। भैया ये जो 5 कंपोनेंट्स है वो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल को इन 5 कंपोनेंट्स में डिजाइन हमने डिवाइड तो कर दिया, बट दिस इज नॉट फाइनल। भैया इंटरनल कंट्रोल ऐसे नहीं होता है, अच्छा ये 5 कंपोनेंट्स को डाल दो इंटरनल कंट्रोल बन गया, वो कहते हैं ऐसे नहीं है। द डिवीजन डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट हाउ एन एंटिटी डिजाइन्स, implements and maintains internal control। भैया उनको 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, हो गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऐसा नहीं होता है, वो कहते हैं an entity system of internal control contains manual elements and often contains automated elements। मतलब आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स में कुछ मैनुअल एलिमेंट्स मतलब ह्यूमन बींग्स होंगे और कुछ ऑटोमेटेड मतलब आईटी रिलेटेड एलिमेंट होंगे और ह्यूमन बींग्स दोनों होंगे। जो आपके होते हैं ना बैंक्स के अंदर, जो मैनेजर है वो जब अपने लैपटॉप के थ्रू क्या कर रहा है, एंट्रीज कर रहा है, तो भैया मैनेजर मैनुअल एलिमेंट है और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है सिस्टम को चेक करने के लिए, वो हम कहेंगे ऑटोमेटेड एलिमेंट है। मैनेजर उस आईटी ऑटोमेटेड एलिमेंट का हम कहेंगे आईटी एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट है, तो मैनेजर उस टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट का इस्तेमाल कर, दोनों एक साथ जुड़कर वो बन जाता है आईटी एलिमेंट। तो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंदर कुछ जगह पे सिर्फ मैनुअल एलिमेंट्स होंगे, कुछ जगह पे आईटी एलिमेंट्स होंगे। और आईटी एलिमेंट्स टॉक्स अबाउट विल से टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स, जिसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटेड दोनों आएंगे। तो ये मैनुअल एलिमेंट्स में क्या आएगा, जब सिर्फ ह्यूमन बींग्स होंगे वो कहां पर होंगे, हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल में मैनुअल सिस्टम्स जनरली आपको जहां पर जजमेंट लेना है, जहां पे डिस्क्रिशन है, जहां पे चॉइस है, वहां पर मैनुअल एलिमेंट्स काम में आते हैं। पहले मैं पॉइंट में बता रहा हूं, मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में भी मोर सुटेबल वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड, जहां पर नॉर्मली वो कौन से ट्रांजैक्शंस है, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। देखो मेरी बात सुनो, मुझे बोलो क्या आपको लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस जियो का जो स्टेक फेसबुक को, गूगल को, ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज को जो बेचा है, क्या उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने, के आईटी सिस्टम ने ये डिसीजन लिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंटरनल कंट्रोल के आईटी सिस्टम डिसीजन लिया? नहीं, वहां के उनके मैनुअल सिस्टम डिसीजन लिया। बिकॉज यहां पर किसको स्टेक देना है ये चॉइस है, एक डिस्क्रिप्शन, एक जजमेंट है। तो भैया जहां पर जजमेंट और डिस्क्रिप्शन लेना होता है वहां पर मैनुअल सिस्टम काम में आता है इंटरनल कंट्रोल के, वहां पर ह्यूमन बींग्स काम में आएंगे। जो जनरली नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वहां पर मैनुअल सिस्टम होता है, बट जो रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, जो मोनोटोनस है, जो रिपीटेटिव नेचर के, वैसे ट्रांजैक्शंस के लिए आपका आईटी सिस्टम मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम काम में आएगा। और इसलिए आप देखो, आपको समझना है, एक बैंक के अंदर जहां पर हम डिपॉजिट करते हैं पैसा, विड्रॉ करते हैं, आज एटीएम मशीन से डिपॉजिट करना, एटीएम मशीन से विड्रॉ करना क्यों पॉसिबल है? बिकॉज बैंक का मेन बिजनेस क्या है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। भैया अकाउंट्स ओपन करना वगैरह ये किसके लिए होता है? कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। तो एक रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, वहां पर आपने एटीएम सेंटर ओपन किया चलेगा। अच्छा, कल को आप देखो बैंक लोन आपको चाहिए, शुरुआती पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, बट एंड में आपको लोन देना है कि नहीं देना है वो कौन डिसाइड करेगा? सिस्टम। सिस्टम के वहां पर कौन बैठा है? ह्यूमन बीइंग, जो आपका सिविल स्कोर देखेगा और उस पर जजमेंट लेगा कितना लोन देना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ मैनुअल सिस्टम को यूज करोगे इंटरनल कंट्रोल में नहीं चलेगा, आप सिर्फ आईटी सिस्टम को यूज करोगे नहीं चलेगा, हाँ ऑटोमेटेड सिस्टम को यूज करोगे नहीं चलेगा, आपको मिक्स ऑफ दोनों रखना पड़ेगा। कुछ जगह पे सिर्फ मैनुअल, कुछ जगह पे आईटी। आईटी मतलब मैनुअल एंड ऑटोमेटेड दोनों का मिक्स। सबको समझ रहा है भाई मेरी बात को? तो वो कहते हैं an entity system of internal control contains manual elements and often contains automated elements। manual elements में क्या आता है? let us understand। manual elements में हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल, ट्रांजैक्शन का रिव्यूज आता है,
रिकंसिलिएशंस एंड फॉलोअप ऑफ रिकंसिलिंग आइटम्स आते हैं। मैंने एलिमेंट्स आने का था, जजमेंट और डिस्क्रिप्शन में आएगा, जहां पे लार्ज और नॉन रिकरिंग और पनिशबल ट्रांजैक्शन है। मैनुअल एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं ऑटोमेटेड एलिमेंट से, बिकॉज मैनुअल एलिमेंट्स को इजीली बाईपास किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, ओवरराइडिंग किया जा सकता है। ह्यूमन बीइंग है ना भाई, कितना भी कहा तो इंसान है, इंसान गलती करने के लिए बना है। इंसान जब कानून बनता है तो इंसान उस कानून का पालन करते करते कभी कभी गलती भी कर देता है, बट कंप्यूटर्स एक बार सिस्टम डिफाइन किया, कंप्यूटर से गलती नहीं होगी अनलेस कंप्यूटर सिस्टम हैक हो, कंप्यूटर सिस्टम ही गलत टाइप हो, कंप्यूटर का प्रोग्राम ही गलत क्या सेट हो, तब तक वो कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। तो भैया ह्यूमन बींग्स गलती कर सकते हैं, इसलिए मैनुअल एलिमेंट्स लेस रिलायबल है। जब हम आईटी सिस्टम में आते हैं, आईटी सिस्टम जब कहते हैं, आईटी सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल बोथ है, इट इज नॉट ओनली ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मैनुअल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आईटी सिस्टम किसके लिए काम में आता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट मिनट, ये क्या आ गया, आई डोंट नो, बीच में मेरे से खुल गया, कैंसिल। आईटी सिस्टम्स के अंदर मैं कहूंगा आपका आईटी सिस्टम्स आपको किसके लिए पड़ता है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, जब ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट करना है वहां पर आईटी सिस्टम काम में आएगा। जहां पर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी को लेकर है, आईटी सिस्टम काम में आएगा। रिपोर्ट प्रोसेसिंग, रिपोर्ट ईमेल करना, रिपोर्ट को समय पर पब्लिश करना, एडिशनल एनालिसिस करना इंफॉर्मेशन का, वहां पर आईटी सिस्टम काम में आएगा। मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को, आईटी सिस्टम काम में आएगा। रिस्क को रिड्यूस करना, जहां कंट्रोल्स ओवरराइड हो सकते हैं वहां पे आईटी सिस्टम काम आएगा, डिटेक्ट करने के लिए कौन से एरियाज है जो ओवरराइड हो सकते हैं। अचीव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को अचीव करना, बेटर रोल देना, वहां पे आईटी सिस्टम काम में आएगा। तो आप मेरे साथ वहां पे लिखना सब लोग क्विकली। मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम को लेकर हम कहते हैं, यहां पर इस आईटी सिस्टम हम लिखेंगे, जब मैनुअल में हमने लिखा है नॉन रिकरिंग, तो आईटी में हम कहेंगे रिकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आईटी सिस्टम काम में आएगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों होता है, इसलिए आपको मैनुअल और आईटी दोनों का लगेगा। सिर्फ मैनुअल कुछ जगह लगेगा, कुछ आईटी लगेगा, जहां पर ऑटोमेटेड एंड मैनुअल दोनों आएगा। तो हम कहते हैं यहां पर thus the extent and nature of the risks, extent nature of the risks to internal control vary, they vary depending on the nature and characteristics of entities, इंफॉर्मेशन सिस्टम। भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मैनुअल एलिमेंट से भरा है, आईटी सिस्टम से भरा है, या दोनों की कॉम्बिनेशन से भरा है। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल वेरी, आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कितना रिस्क है ये कैसे डिपेंड होगा? जहां पे सिर्फ मैनुअल सिस्टम होगा इंटरनल कंट्रोल में, वहां पे रिस्क ज्यादा है। जहां पे सिर्फ आईटी सिस्टम है वहां पे भी रिस्क हो सकता है। जहां पे दोनों कंबाइंड हो वहां पे रिस्क कम है। तो एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल के नेचर एंड को रिस्क जो है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम पर वो डिपेंडेंट है। आई होप इट इज क्लियर। अगर सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो आपके कमेंट्स दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेटिंग फॉर कमेंट्स। मैंने आपको कहा जो 5 कंपोनेंट्स है उनको हमने डिवाइड तो कर लिया, और वो 5 कंपोनेंट्स मतलब इंटरनल कंट्रोल ऐसे नहीं होता है, बिकॉज आपके इंटरनल कंट्रोल में आप किस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हो, एंटिटी का सिस्टम, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल एलिमेंट्स है या ऑटोमेटेड एलिमेंट्स है, वो देखना होता है। उसके ऊपर आपके इंटरनल कंट्रोल का हम कह सकते हैं नेचर डिपेंडेंट होता है, रिस्क डिपेंडेंट होता है, सिर्फ कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होता है। आपके सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो भैया हमने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल देख लिया, ये सिस्टम के कंपोनेंट्स है। वी कैन से इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स 5 है, और इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो सिस्टम वर्ड है उस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स है, मैनुअल सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम, आईटी सिस्टम। तो भैया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में 5 कंपोनेंट्स और सिस्टम के ये 2 कंपोनेंट्स, दोनों को जोड़ दोगे ये 7 कंपोनेंट्स मिलकर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स 5 है, सिस्टम के 2 है, इन दोनों को जोड़ दिया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए। अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स से समझते नहीं है पहले। वेटिंग फॉर कमेंट्स।
Just give me 1 minute. I'll have a glass of water and come. Hey, Pranjal. Pranjal, लूडो पे पानी नहीं नहीं. बोलो भाई, आपका कमेंट्स, आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे मजा आएगा आगे डिस्कस करने में. ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया है. दोस्तों, अभी हमने देखा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स. तो मुझे बोलो, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स 5 है. सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है? क्विकली कमेंट करके बोलो कितने कंपोनेंट्स है सिस्टम के. लेट में सी कितने स्टूडेंट्स को समझा है. क्रॉस चेक ना, आपको समझा कि नहीं समझा जानना जरूरी है ना भाई. इंटरनल कंट्रोल देखा है, सिस्टम देखा है. इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है. सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है? बड़े स्लो यार आप लोग, बहुत ही स्लो आप लोग. आपको बहुत स्लो फीडबैक आ रहा है, आपका बहुत स्लो रिप्लाई आ रहा है. जितना आप स्लो रहोगे उतना स्लो हम आगे बढ़ेंगे. अरे इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है. सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हम कहते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स है. सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है? अरे बोलो भाई. बहुत मुश्किल है. एक तो आप लोगों को समझा ही नहीं है इसका मतलब, या फिर आप बोल नहीं रहे हो. दोस्तों, मैंने आपको पूछा इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स हम देखिए क्विक मैच. तो भैया सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है? थैंक गॉड, फाइनली किसने रिप्लाई दिया है. भैया 2 कंपोनेंट्स है ना. which are the 2 components? One is the manual system and second is the IT system. Manual system talk about the manual elements, IT system talk about the manual and automated elements both. IT talks about the manual and automated elements both. तो इस IT system का क्या रिस्क है? अगर हमने सिर्फ IT system को यूज किया तो क्या रिस्क है, वो भी उन्होंने कहा है. सिर्फ IT system भी नहीं चलेगा, you must have a manual as well as IT system. IT system के रिस्क में हम कहते हैं risk on systems or programs that are inaccurately. यस, आप सब लोग रिप्लाई दे रहे. क्या आईटी सिस्टम का रिस्क क्या है? इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डाटा. इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ये पहला रिस्क है आईटी सिस्टम का, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. फिर हम कहते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द डाटा. भैया एक्सेस को आपने विदाउट पासवर्ड एक्सेस दे दिया. अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कोई भी आके एक्सेस कर सकता है, नो पासवर्ड. अनऑथोराइज्ड चेंजेस इन द मास्टर फाइल्स, अनऑथोराइज्ड चेंजेस इन द प्रोग्राम्स और द सिस्टम्स, या फिर जो सिस्टम्स और प्रोग्राम्स में चेंजेस करने थे वो आपने नहीं किए, फेल हुए. या इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, या पोटेंशियल लॉस ऑफ डाटा और इनेबिलिटी टू एक्सेस डाटा एज रिक्वायर्ड. ये भैया आईटी सिस्टम के रिस्क है. मतलब सिर्फ आईटी सिस्टम आपको 100% इंटरनल कंट्रोल के लिए हेल्प करेगा जरूरी नहीं है, बिकॉज आईटी सिस्टम के भी अपने लिमिटेशंस है. आपको आ सकता है. बोलो आईटी सिस्टम के क्या रिस्क है इंटरनल कंट्रोल में? आईटी सिस्टम के रिस्क आपको मेरे हिसाब से समझना चाहिए जो दिया है. द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमने लिखा है. तो भैया आईटी सिस्टम के रिस्क हमने देखे, इसको लेकर भी सवाल आ सकता है. आईटी सिस्टम के बेनिफिट्स भी देखे, ये बेनिफिट्स है. कल को आ गया आईटी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है, आप लिख सकते हो ये बेनिफिट्स है,
ये रिस्क है। अच्छा, मैनुअल एलिमेंट्स क्या है? मैनुअल एलिमेंट्स ये है मैनुअल सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैनुअल सिस्टम, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आईटी सिस्टम्स। अब इसके नीचे यू प्लीज गिव द हेडिंग ओवर देयर, सब लोग, उसे हम कहते हैं टेक्निक्स, कुछ स्टूडेंट्स के नोट्स में होगा, और मेथड्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। भैया इंटरनल कंट्रोल क्या है हमने वो देखा, इंटरनल कंट्रोल का क्लासिफिकेशन देखा, उसके एलिमेंट्स देखे, उसके कंपोनेंट्स देखे, इंटरनल कंट्रोल की जो सिस्टम है सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे। अब हम इंटरनल कंट्रोल के मेथड्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टेक्निक्स और मेथड्स को देख रहे हैं। उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टेक्निक्स और मेथड में पहला टेक्निक और मेथड है, उसको हम कहते हैं इंटरनल चेक। सर आपने बता दिया इंटरनल चेक, शुरू में बताया था इंटरनल चेक क्या होता है, वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। अच्छा, इंटरनल चेक किस लिए हेल्प करता है? फ्रॉड एंड एरर्स को जल्द से जल्द प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल चेक हेल्प करता है। इंटरनल चेक में क्या होता है, एक का काम दूसरा व्यक्ति चेक करता है। भैया इन तीनों को जोड़ दिया, इंटरनल चेक का डेफिनेशन हो जाएगा। तो जो पहला टेक्निक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, जो पहला मेथड है, उसे हम कहते हैं इंटरनल चेक। अगर इस पर क्वेश्चन आता है इंटरनल चेक पर, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, टेक्निक्स में या इंटरनल चेक पर सवाल आ गया तो उसके डेफिनेशन को मैंने कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने उसके डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया, देखो तीन बातों को जोड़ दिया। Allocation of authority and work to effort the checks on the day-to-day transactions. Checks on the day-to-day transactions whereby work of one person needs to be approved with the work of another, by the work of another, where the objective of prevention or early detection of error and frauds. क्या बात है भैया, वो डेफिनेशन मॉडल में ऐसे नहीं दिया, मैंने उसे ब्रेक किया तीन पॉइंट्स में। अच्छा, तो हम कहेंगे इंटरनल चेक तीन बातों में। सर ने कहा था allocation of authority and checks of day-to-day transactions where work of one person is checked by another person for early prevention and detection of errors and frauds, उसको हम कहते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मजबूत और इफेक्टिवली क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो इंटरनल चेक के क्या एसेंशियल फीचर्स है, जो हम एसेंशियल एलिमेंट्स देखते थे इंटरनल कंट्रोल के, लगभग वही आने चाहिए। इंटरनल चेक के लिए वो कहते हैं प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भैया हर व्यक्ति को अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये पता होना चाहिए। ये कब होगा? व्हेन यू विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वरना किसको क्या जिम्मेदारी ये पता ही नहीं है तो ये मैस क्रिएट करेगा। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में एब्सोल्यूट कंट्रोल मत दो। आयुषी, टू मच कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्सन शुड बी अवॉइडेड। इंटरनल चेक का पॉइंट है टू मच कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्सन शुड बी अवॉइडेड। मैंने कहा भैया आप ये नोट्स यूज करो, बट भाई आई एम टीचिंग इंटरनल कंट्रोल, इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉडल भी रेफर करो भाई, ताकि आपको पता चलेगा बाद में सब रेफर करने के बाद सर ने जो बोला हम सिर्फ मॉडल को रेफर करेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इट्स नॉट, इसके आगे जाके हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ द स्टाफ शुड बी रोटेटेड, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। फिर सेफगार्ड्स शुड बी प्रोवाइडेड, proper necessary safeguards should be provided to avoid collision of thoughts, quite often leads to commission of fraud. Then the person handling cash should be given compulsory leave. ये क्या है, अलग अलग फीचर्स है भाई। Physical inventory of fixed assets and stocks should be taken periodically. These features together will make the internal check more effective, more efficient. तो इंटरनल चेक को अगर आपको ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट बनाना है तो ये फीचर्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। अगर हम इन फीचर्स के अंदर रोटेशन ऑफ ड्यूटीज करेंगे, अगर हम असेट्स को सेफगार्ड करेंगे प्रॉपरली, और हम कोलिजन ऑफ थॉट्स अवॉइड करेंगे, हम कैशियर्स को, मैनेजर्स को जो कैश हैंडल करते हैं उन्हें कंपल्सरी लीव देंगे, फिक्स्ड असेट्स का समय समय पर फिजिकल इन्वेंटरी होगा, स्टॉक चेकिंग होगा, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो इंटरनल चेक को ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करने में हेल्प होगी। और इंटरनल चेक जितना अच्छा उतना बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। तो इसलिए इंटरनल चेक जो फीचर्स है, तो भैया ये इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स में वही आएगा, फैसिलिटेट द डिवीजन ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इंक्रीज द एफिशिएंसी, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, क्विक प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, फैसिलिटेटिंग ऑफ स्मूथ ऑडिट वर्क। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक है। जब ऊपर के फीचर्स क्या होंगे, फॉलो होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। The success of internal check system will by and large depend upon the inbuilt safeguards introduced in the system. तो आपका इंटरनल चेक का सक्सेस किसको डिसाइड करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के सक्सेस को डिसाइड करेगा। आई प्रिज्यूम सबको इंटरनल चेक एज अ मेथड और अ टेक्निक ऑफ इंटरनल कंट्रोल समझा है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्विकली।
इंटरनल चेक का डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका हमने कंक्लूजन आंसर आने पर क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया। आपके कमेंट्स आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, कमेंट्स आने पर हम आगे बढ़ेंगे। ये इधर मेरे इधर हैंग हो गया, लेट मी क्रॉस। यस सर। तो दोस्तों ये जो इंटरनल चेक के बारे में हमने डिस्कस किया है, वन ऑफ द टेक्निक्स। वैसे दूसरा टेक्निक जो दिया है वो इंटरनल ऑडिट है। अब मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल में उन्होंने इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट टेक्निक्स के बारे के अलावा उन्होंने फ्लो चार्ट्स, इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन उसके बारे में दिया है। बट मॉडल में उन्होंने, लेटेस्ट मॉडल में उन्होंने आईसीएसआई ने वो स्किप कर दिया, वो डिफाइन नहीं किया व्हाट इज फ्लो चार्ट्स, उन्होंने डिफाइन नहीं किया व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, उन्होंने डिफाइन नहीं किया इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आई डोंट नो हाउ दे स्किप्ड। उन्होंने 5 मेथड्स तो दिए बट एक्सप्लेन 2 ही किए, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। हम इंटरनल चेक देख चुके हैं, इंटरनल ऑडिट भी देखेंगे और रिमेनिंग 3 भी देखेंगे। इंटरनल ऑडिट सर ने कहा था ये मैनेजमेंट के बिहाफ पर होता है और ये 3 बातों को लेकर होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी को लेकर एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को जानने को लेकर। तो जब इंटरनल ऑडिट की हम बात करते हैं, वो कहते थे इंस्टेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एज डिफाइंड इंटरनल ऑडिट एज व्हाट, it is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's क्या दिए operations, improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. ध्यान रखना, इंटरनल ऑडिट ये आपको सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के लिए नहीं हेल्प करता, इंटरनल ऑडिट आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, इंटरनल ऑडिट आपको इंटरनल कंट्रोल के लिए हेल्प करेगा, इंटरनल ऑडिट आपको गवर्नेंस के लिए हेल्प करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो इंटरनल ऑडिट का हम कह सकते हैं जो स्कोप है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक इंटरनल ऑडिट से मिलने वाला फायदा है, बट उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के लिए भी इंटरनल ऑडिट हेल्प करता है। तो इंटरनल ऑडिट ये इंश्योर करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, वो सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड वे में क्या हो, अचीव हो, इसलिए इंटरनल ऑडिट हेल्प करता है। आपको समझना है इंटरनल ऑडिट की जब मैं बात करता हूं, इंटरनल ऑडिट के मेन एस्पेक्ट्स क्या है भाई। अब आप सबको पता है इंटरनल ऑडिट क्यों होता है। इंटरनल ऑडिट का मेन पर्पस होता है रिव्यू, अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग कंट्रोल्स एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल्स। मतलब हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के जो क्लासिफिकेशन थे ना, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, तो भैया वो जो कंट्रोल्स है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, उन्हें अप्रेज करना, उन्हें इवैल्यूएट करना, ये इंटरनल ऑडिट का मेन एस्पेक्ट है। उसके बाद हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट का सेकंड एस्पेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम के रिलायबिलिटी को असर्टन करना। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए कि नहीं, कंप्लायंस विद द एस्टैब्लिश्ड प्लान्स एंड प्रोसीजर्स वो असर्टन करना, वो चेक करना। इंटरनल ऑडिट का एक और एस्पेक्ट है एसेट्स को सेफगार्ड करना। इंटरनल ऑडिट का एस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, फ्रॉड एंड एरर के डिटेक्शन प्रिवेंशन को लेकर। इंटरनल ऑडिट का एक और एस्पेक्ट है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट डाटा इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको चेक करना, मैनेजमेंट कितना इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम कर रहा है वो जानना। इंटरनल ऑडिट का एक और एस्पेक्ट है एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन आइडेंटिफाई करना, इंक्रीज कॉस्ट प्रोडक्शन कहां पे वो जानना, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव सिस्टम्स को डिफाइन करना। तो भैया इंटरनल ऑडिट ये वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जिनमें से एक एस्पेक्ट इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल ऑडिट आपको इंटरनल कंट्रोल के अलावा रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस तीनों के लिए हेल्प करता है। तो जब डिस्टिंक्शन आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, इंटरनल चेक में, इंटरनल ऑडिट में, आपको समझना है इंटरनल चेक तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है, बट इंटरनल ऑडिट ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अलावा रिस्क मैनेजमेंट के लिए और गवर्नेंस के लिए भी क्या करेगा, हेल्प करेगा इंटरनल ऑडिट। तो भैया इसलिए इंटरनल ऑडिट के उस पार्ट में जो दिया ना, हम कहते हैं ड्यू टू डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट द बिगेस्ट चैलेंज द इंटरनल ऑडिट करंटली फेसेस इज वेदर इट इज नाउ इन अ पोजीशन टू ऐड वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन।
बदलते माहौल में इंटरनल ऑडिटर वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं वो जानना है। हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट विद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, एंड एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस, द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बिकमिंग वन ऑफ द क्रिटिकल फंक्शंस, फाइंडिंग इट जस्टिफाइड प्लेस विद इन द कॉर्पोरेट। इस बदलते डायनामिक एनवायरनमेंट में इंटरनल ऑडिट का महत्व और भी बढ़ गया है, बिकॉज इंटरनल ऑडिट आपको अर्ली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स के लिए देता है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है साल के बाद, वो फ्रॉड एंड एरर्स ऑलरेडी होने के बाद डिटेक्ट करता है। इंटरनल ऑडिट अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स के लिए हेल्प करता है। तो भैया इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, वी हैव कंप्लीटेड दिस टू डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स। उसके बाद का जो टेक्निक है फ्लो चार्ट्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड इंटरफर्म कंपैरिजन आपको समझना है। फ्लो चार्ट्स मतलब क्या? एक पूरा वर्क प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डॉक्यूमेंट हो, डिफाइंड हो, जिससे कौन से व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी है वो फ्लो चार्ट में हो। भैया किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके बाद कौन काम करेगा, इसको हम कहते हैं वर्क फ्लो प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट हर स्टाफ को पता हो उसे किससे रिपोर्ट करना है और उसके अंडर कौन रिपोर्ट करेगा। तो भैया फ्लो चार्ट होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, एक चेकलिस्ट होना चाहिए जो सारे एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोया पिया मैं, यस रैप सुनकर, वो एसेंशियल एलिमेंट्स को लेकर एक चेकलिस्ट होना चाहिए, जिसमें एक सवाल आना चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है? यस। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है? यस। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कहते हैं प्रॉपरली सोया पिया में, रैप सुनकर में, ऐसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को लेकर चेकलिस्ट बनाओ। वो चेकलिस्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसका सवाल पूछो, जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का हमें पता चलेगा। सो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन इज नथिंग बट अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर वो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर एक मेथड में इंटरफर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन है। व्हाट इज इंट्राफर्म? अलग अलग डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ जब कंपैरिजन होता है उसे हम कहते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। और जब ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। सो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जब एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के साथ हम कंपेयर करेंगे उसे कहते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। और ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। ये 5 टेक्निक्स और मेथड्स आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करेगा? हेल्प करेगा। दिस आर 5 डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्विकली। पांचों टेक्निक्स, पांचों मेथड्स क्लियर है तो यस सर बोलो। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट में, दैट इज स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल। आपके कमेंट्स आने पर मैं आगे बढ़ूंगा। We have discussed the 5 techniques of internal control, जिसमें टेक्निक नंबर 3, 4, 5 आई होप सबको क्लियर है। मॉडल में ये नहीं मेंशन्ड है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पुराने मॉडल में था, लेटेस्ट मॉडल में ऐसा कि उन्होंने दिया नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, हालांकि उन्होंने इंडेक्स में दिया है। Once your comments comes, I can proceed further. मैं अगेन बता रहा हूँ, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है इस एंटायर सेशन में। It means that you are there with me. That is relevant. That is important. YouTube वाले स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। आपको इस सेशन में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके पहले के जो 2 सेशंस थे रिस्क मैनेजमेंट के, वो लेक्चर्स भी YouTube पर अवेलेबल है इंस्पिरेशन पे। आई होप आपने वो देखे हैं, नहीं देखे तो देख लो। स्टूडेंट्स उसमें पूछते कहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, भाई ढूंढो, ढूंढने पे भगवान भी मिलते हैं। थोड़ा ढूंढो, थोड़ा मेहनत लो। यस,
steps for internal control. जब हम steps for internal control की बात करते हैं, there are some 7 steps you have to understand. internal control के 7 steps है. अब ये 7 steps मतलब क्या? अगर हम ये वन बाय वन कैरी आउट करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेटर बनाने में हेल्प करेगा, जिसमें हम कहते हैं हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है तो हमें सबसे पहले वो की एरियाज कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करना है, वो आइडेंटिफाई करना है. वंस द की एरियाज आर आइडेंटिफाइड जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है, फिर हमें उसका वर्क फ्लो, उस की एरियाज के अंदर के हर पर्सन का वर्क फ्लो जो है उसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना है. वर्क फ्लो को डिफाइन करने के बाद ध्यान रखना है कि भैया एक पर्सन का काम, दूसरे पर्सन का काम एंड हो गया तो अगले पर्सन का काम स्टार्ट होना चाहिए. प्रॉपर मेकर एंड चेकर रूल होना चाहिए, सरप्राइज चेक मैकेनिज्म्स होना चाहिए, वहां पर रिपोर्टिंग होना चाहिए की एरियाज का, नॉन अडहेरेंस ऑफ द की कंप्लायंस एरिया, उन की एरियाज में जहां पर नॉन कंप्लायंस होगा उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, और प्रॉपर रिव्यू मैकेनिज्म्स होना चाहिए, प्लस एक विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए, ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए. जब हम इंटरनल कंट्रोल के अंदर इन की एरियाज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके वर्क फ्लो को हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको लेकर हर एक का रोल डिफाइन करेंगे, सरप्राइज चेक को इनकॉर्पोरेट करेंगे, नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, ऑल द इंटरनल कंट्रोल स्टेप्स मैकेनिज्म और विजिल मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, तो इंटरनल कंट्रोल हमारा जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा एंड इफेक्टिव होगा. स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल में ये 7 स्टेप्स है. ध्यान रखना, इसको लेकर सवाल कैसे आता है आपको आएगा, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल. ये 7 स्टेप्स कैसे एक दूसरे से लिंक किए मैंने ध्यान रखना. हमने सबसे पहले की एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहां पे इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, फिर उन की एरियाज के अंदर का वर्क फ्लो डॉक्यूमेंट कर लिया, हर एक पर्सन का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दिया, सरप्राइज चेक मैकेनिज्म्स एस्टेब्लिश कर दिए, रिपोर्टिंग किया नॉन कंप्लायंस ऑफ द की एरियाज का, नॉन अडहेरेंस ऑफ द कंप्लायंस एरियाज का, फिर रिव्यू मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर दिया और विजिल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया. तो हम कहते हैं रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म, ये तीनों उस इंटरनल कंट्रोल को बेटर बनाने के लिए जरूरी है, हेल्पफुल है. आई होप स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल सबको क्लियर है. फिर देखना अगले 10 मिनट में दिस चैप्टर गेट्स ओवर. आई विल से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट में एंटायर 10 मार्क्स विल गेट ओवर. हार्डली 3 कंसेप्ट बचे, जिसमें से ये जो कंसेप्ट है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था. आप देखना इंटरनल कंट्रोल में मैं आपको बता रहा हूं, पहले पार्ट में तो क्या है, डेफिनेशन दिया है जिसमें मैं सिर्फ मार्क करूंगा बाय दोस चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल. इंटरनल चेक कोई डेवलप नहीं करता, इट इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय वन पर्सन्स टास्क इज चेक बाय अनदर पर्सन्स टास्क. एक का काम दूसरे व्यक्ति चेक करता है, उसे इंटरनल चेक कहते हैं. इंटरनल ऑडिट, एन ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बिहाफ पर ही ऑडिट होता है. इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो हम कहते हैं वो सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म है जो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं. इंटरनल चेक में एक का काम दूसरा पर्सन वेरीफाई कर रहा है. इंटरनल ऑडिट में एंटायर वर्क प्रोसेस सिस्टम इज चेक्ड. सो इंटरनल कंट्रोल में सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट बाय द मैनेजमेंट है. इंटरनल कंट्रोल एक मैकेनिज्म मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है. इंटरनल चेक कोई मैकेनिज्म नहीं है, नो रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, वो एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है. इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट को रिपोर्ट होता है, मैनेजमेंट बनाता नहीं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट होता है. इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है इंट्रोड्यूस बाय द मैनेजमेंट. इंटरनल चेक is a part of the internal control mechanism. Internal audit activity done by the internal auditor. Internal control is a policy, is a continuous process. It is not a one-time activity. Internal check again हम कहते हैं as a part of that internal control system है. Internal audit periodically होता है, half yearly और yearly. Purpose of internal control system, we have discussed the purpose. हम कहेंगे grade points. हम internal चेक का सेफगार्डिंग और मिनिमाइजिंग द एरर्स एंड फ्रॉड्स, इंटरनल ऑडिट का डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स एंड इरेगुलरिटीज इन द रिगार्डिंग असेट्स कमिटेड इफ एनी डिटेक्शन प्रिवेंशन एक्टिविटी. देन इंटरनल हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर इट इज मोर वाइडर एज कंपेयर टू इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट. तो ये जो डिफरेंसेस है मेरे हिसाब से, आप अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझो, इंटरनल चेक समझो जो हमने पढ़ा है, इंटरनल ऑडिट समझा, तो ये डिफरेंसेस लिखना और याद रखना काफी आसान है दोस्तों. और फिर जो मैं कह रहा था सेकंड लास्ट पार्ट, ये कोर्सों को लेकर दोस्तों ध्यान रखना, ये कोर्सों का जो पार्ट है मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा कोर्सों इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क आता है, तो कोर्सों का ये मीनिंग, पर्पस, हिस्ट्री वो आप देख लो, वो वहां पर बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने दिया. कोर्सों का जो डेफिनेशन है
It is a process effected by entities, board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance about the achievement of objectives regarding operations, reporting and compliance. तो कोसो 3 एरियाज में काम करता है, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। व्हेयरएज इंटरनल कंट्रोल का जो जनरल डेफिनेशन था उसमें क्रेड पॉइंट्स था, जिसमें कंप्लायंस भी था, जिसमें फाइनेंशियल भी था, जिसमें ऑपरेशंस भी था, जिसमें हम कहते हैं फ्रॉड्स एंड एरर्स भी थे, और जिसमें प्रोटेक्शन एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स भी था। भैया यहाँ पर कोसो में 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स। Operational talks about the operational efficiency, reporting talks about the financial reporting, and compliance talks about the compliance of the laws and regulations. तो कोसो के डेफिनेशन में ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है, बट कोसो के कंपोनेंट्स में वही 5 कंपोनेंट्स है जो हमने इंटरनल कंट्रोल में देखे थे। क्रिकेट मैच, क्रिक, एम, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। अब ये जो 5 क्या है, यहां पर कंपोनेंट्स दिए, मैंने आपको कहा था ये 5 कंपोनेंट्स में 17 प्रिंसिपल्स डिफाइन है। आप एक तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था वो यहाँ पर लिखो कोसो में, या कोसो का ये मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल में पेज नंबर कौन सा है, 397 पर ये जो 17 प्रिंसिपल्स है ना 5 कंपोनेंट्स के, यहाँ पर दिए। आप देखना जो हमने वहां पे कंपोनेंट्स में पढ़ा था वही दिया है। इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंस। अब देखना हमने वहां पर कंपोनेंट्स में यही प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग रिस्क, फ्रॉड रिस्क, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज में जनरल कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, देन कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में सेपरेट इवैल्यूएशन, जहां पे देखा था मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट रिव्यू, लीगल डिपार्टमेंट का रिव्यू, एक्सटर्नल ऑडिट का रिव्यू। तो भैया ये जो 17 प्रिंसिपल्स है आप ये याद रखो, या वो हमारा कंटेंट याद रखो 5 कंपोनेंट्स का, दोनों में से कोई भी याद रखो। एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, दोनों को यूज कर सकते हो कहीं पर। दैट वाज द ट्रिक एंड टेक्निक, एक तीर में 2 निशाना। ये कंपोनेंट्स ऑफ कोसोस इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क हुआ। वो सवाल आता है तो उसका मीनिंग, पर्पस, हिस्ट्री आप लिख सकते हो। कंपोनेंट्स मैंने बता दिया, कोसोस पार्ट इज ओवर एंड यस लास्ट 2 मिनट्स इस चैप्टर का एंड, जो हम कहते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों मैं ये इस तरह से डिस्कस करूं बिकॉज ध्यान रखना आपका हर पल कीमती है, एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा आप ये लेक्चर आपके कन्वीनियंस पर देखो, जब आपको लगे कि यस ये लेक्चर मुझे इंटरनल कंट्रोल का रिवाइज करना है तब देखो, तब आपको ये ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दिस लेक्चर मस्ट बी सीन ओनली व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल एंड यू जस्ट नीड अ क्विक रिकैप रिव्यू इन 1 आवर 50 मिनट्स 55 मिनट्स। पूरा इंटरनल कंट्रोल आपको रिवाइज करना है। दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू ईच एंड एवरी पार्ट। तो लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। साथ साथ इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के अलावा किसकी दी है, ऑडिट कमेटी की दी है। इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी और किसकी दी है, डायरेक्टर्स की दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दी है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। फिर इंटरनल ऑडिटर कंट्रोल की जिम्मेदारी इंटरनल ऑडिटर की है एंड अदर पर्सनल की है। तो भाई ये कितने लोग दिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल में दी है, पहला मैनेजमेंट दिया, मैनेजमेंट के बाद सर ने ऑडिट कमेटी का दिया नंबर 2, फिर ऑडिट कमेटी के बाद सर ने डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नंबर 3, इंटरनल ऑडिटर नंबर 4 एंड अदर पर्सनल नंबर 5। इस पर भी सवाल आता है इंटरनल कंट्रोल के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। जब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देते हैं तो मैनेजमेंट में किसकी जिम्मेदारी है, द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द सीएफओ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल कंट्रोल, जिसमें वो हम कहते हैं कंप्लायंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कि कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब सीईओ और सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट में क्या मेंशन करना उन्हें कि उन सीईओ और सीएफओ ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया। उन सीईओ और सीएफओ ने ये देखा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कंपनी के वो फ्रॉडलेंट, इलीगल और वायलेटिव नहीं है, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट है। वो सीईओ और सीएफओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं फॉर मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड उनका ये मानना है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इफेक्टिवनेस को उन्होंने इवैल्यूएट किया, उनके इफेक्टिवनेस को उन्होंने इवैल्यूएट किया एंड उन्होंने उसको क्या किया, डिस्क्लोज किया ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स कमेटी को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इफेक्टिवनेस को उन्हें डिस्क्लोज किया और उनके अंदर जो भी डेफिशिएंसीज है उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उस डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई किया उन्होंने। तो भैया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको रिपोर्ट करना, उसके डेफिशिएंसीज को रिमूव करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट में किसकी है, सीईओ एंड सीएफओ की। ये भी उन्होंने कहना है। तो सीईओ एंड सीएफओ की जिम्मेदारी क्या है इंटरनल कंट्रोल को लेकर, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना। कंप्लायंस सर्टिफिकेट के अलावा हम कहते हैं फ्रॉडलेंट इलीगल ट्रांजैक्शंस को क्या करना,
उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉपरली रिपोर्ट करना, कोई भी ट्रांजेक्शन से एंटर नहीं हुआ ये उन्होंने बताना और अपनी जिम्मेदारी लेना। ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी यह है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करना, रिकमेंडेशन देना फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, मतलब ये पूरा ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी ऑडिटर्स को लेकर है। देन रिव्यू विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स को रिव्यू करना, रिव्यू विद द मैनेजमेंट द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू विद द मैनेजमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड फाइनेंशियल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स। तो भैया हम कह सकते हैं यहां पर ऑडिट कमेटी का क्या रोल है इंटरनल कंट्रोल में? ऑडिट कमेटी का रोल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओवरसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये कहां पर होगा? लिस्टेड कंपनी के अंदर। ऑडिट कमेटी का रोल सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज में आएगा बट ऊपर का जो मैनेजमेंट का रोल है वो भी लिस्टेड एंटिटीज के लिए दिया सेबी एलओडीआर में। सेबी एलओडीआर का कल को आपको सवाल आ गया, सेबी एलओडीआर के तहत मैनेजमेंट का क्या रोल है? यू हैव टू राइट दिस इन इंटरनल कंट्रोल। सेबी एलओडीआर के तहत ऑडिट कमेटी का क्या रोल है वो दिखा। ये जो ऊपर के रोल्स देखे वो वॉलंटरी है और मैंडेटरी रिव्यू क्या करना है? मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस स्टेटमेंट का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस को उन्हें रिव्यू करना है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स को रिव्यू करना है कंपल्सरली, चीफ इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रिमूवल को उन्हें समय समय पर देखना है, क्वार्टरली स्टेटमेंट और डिविजन्स को रिव्यू करना है। ये किसको करना है? ऑडिट कमेटी को करना है। एंड दोस्तों जो मैंने कहा इंटरनल कंट्रोल को लेकर डायरेक्टर्स रिस्पांस स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, बोलो मत, इंटरनल कंट्रोल के दो टाइप्स थे, एक था फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एक था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तो उन्हें डायरेक्टर्स रिस्पांस स्टेटमेंट में देना है कि उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी में प्रॉपर्ली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को क्या किया है? ले डाउन किया है, और वो जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली डिवाइस्ड है, और वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दो जिम्मेदारी है, एक तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को ले डाउन करना और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर उन्हें प्रॉपर सिस्टम डिवाइस करना और ये इंश्योर करना कि वो सिस्टम का एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। इंटरनल ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, ये इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। अच्छा, बाकी पर्सनल की क्या जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशन का हर पर्सन ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। सो एवरी पर्सन, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज समवेयर टू लार्ज एक्सटेंट therefore explicit or implicit part of everyone जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इंटरनल कंट्रोल का हर एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है वो कहीं ना कहीं हिस्सा है, तो हर एक का रोल है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करना। तो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी पर्सन का रोल है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करना। इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना और उसको रिपोर्ट करना। अच्छा, डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर है। अच्छा, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी? ऑडिटर की रिव्यू की जिम्मेदारी है ऑफ द एंटायर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म। अच्छा, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी? मैनेजमेंट का कंप्लायंस सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी है, फ्रॉडलेंट इलीगल ट्रांजैक्शंस नहीं है वो रिकॉर्ड हुए उसकी जिम्मेदारी है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को एस्टेब्लिश करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको लेकर रिपोर्टिंग करना, उसके डेफिशिएंसीज को दूर करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हो गया रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द पीपल with regard to internal control as per SEBI LODR। दोस्तों with that note we complete the entire discussion of this particular chapter। अगर आप देखोगे synopsis में जो मैंने आपको शुरू में कहा था 11 points है, we have discussed this last point, role and responsibility just rectifier of the internal control, we have discussed COSO, we have discussed the internal control, internal check, internal audit। 10 मार्क पिछले 1 घंटे और 50 मिनट में हमने समझे है कैसे एग्जाम में सवाल आने पर लिखना है। आप पिछले सारे एग्जाम के पेपर्स निकालो, आपको क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे और इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है जैसे मैंने आंसर लिख कर दिया। आपके एग्जाम में भी ये जो 10-11 पेजेस है इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा। मैं अगेन बता रहा हूं आपको, यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस, आई कैन से इन दिस मैनर, बट अगेन इट्स अप टू यू। स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल 7 स्टेप्स हमने देखे, मेथड्स और टेक्निक्स में 5 मेथड्स टेक्निक्स देखे, सिस्टम क्या होता है, मैनुअल सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम वो देखा, इंटरनल कंट्रोल एलिमेंट्स देखे हमने, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट देखे, सिस्टम के 2 कंपोनेंट देखे, लिमिटेशन देखे, कंपोनेंट देखे, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सोया पिया मैं रैप सुनकर वो देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जनरली 2 है, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बट उसके अलावा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट हम कहते हैं, और मीनिंग ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमने डिस्कस किया। विद दैट नोट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप सब लोग हैं मेरे साथ फिजिकली मेंटली।
हमने कंप्लायंस मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट कमिंग वीक अगेन मैं लूंगा कंप्लायंस मैनेजमेंट का, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा वो गवर्नेंस के एंटायर अमेंडमेंट्स, जो आप लोग कहते हो मैं अपडेशन कहता हूँ, तो उस गवर्नेंस के जो भी अपडेशन है गवर्नेंस के सिलेबस में वो हम कवर करेंगे, और एथिक्स के सिलेबस में वो कवर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस ऑलरेडी 40 मार्क हो जाएगा, गवर्नेंस का और एथिक्स का जो भी अपडेशन है वो मैं कवर करूंगा, तो योर एंटायर डिस्कशन विल गेट ओवर। आई होप last 2 lectures of approximately 4 hours and this lecture of 2 hours, approximately 6 घंटे में हम लोगों ने 30 मार्क्स का पेपर कवर किया है, और अगले 1.5-2 घंटे में अगर हम 10 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे तो 40 मार्क्स का पेपर आपका 7 से 8 घंटे में कवर हो रहा है। अगेन से 40 मार्क्स बिकॉज ये 100% 40 मार्क्स के लिए आने वाला है, उस तरीके से हम देख रहे हैं। और फिर लास्ट लेक्चर अपडेशन को लेकर होगा। विद दैट नोट आई साइन ऑफ टुडे। थैंक यू, बाय बाय। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा है, फायदा हुआ है, आप जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्द ही। बाय बाय, सी यू, शबा खैर। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। बाय बाय।